नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की हार के बाद लोग महागठबंधन पर टूट पड़े हैं। उनके नेताओं पर तीखी आलोचना के बाण बरसाने लगे हैं। ये आलोचना उनके आलोचक कर रहे हों, उनके निंदक कह रहे हों, उनके अशुभ चिंतक कर रहे हों, उनके प्रतिद्वंद्वी कर रहे हों, तो भी बात समझ में आती है, क्योंकि उनका तो ये काम ही है। उनका इरादा यही है, उनकी नीयत यही है, उनकी योजना नीति सब कुछ यही है कि कैसे विपक्षी दलों को नीचा दिखा जाए, विपक्षी दलों को कमतर आंका जाए, विपक्षी दलों को बदनाम किया जाए, उनके नेताओं को नाकाम, नाकारा, पप्पू वगैरह वगैरह कह के जनता की नज़रों में गिराया जाए। तो ये उनकी योजना हो सकती है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो महागठबंधन के शुभचिंतक हैं, जो मानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का होना ज़रूरी है ताकि प्रतिरोध हो, सवाल पूछे जाएं और जो सत्ताधारी दल है वो बेलगाम ना हो जाए, वो इस इरादे से विपक्ष का जो अभी तक समर्थन कर रहे थे उससे उम्मीद कर रहे थे कि वो उठ खड़ा हो, लड़े और लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में एक कारगर भूमिका निभाए। वे लोग भी महागठबंधन के निंदक बन गए हैं, आलोचक बन गए हैं और उन्हें अब विपक्ष में तमाम तरह के खोट नज़र आने लगे हैं। पहले भी आते थे, कम आते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वो बुरी तरह से निराश हैं, हताश हैं और इस निराशा और हताशा में वे महागठबंधन को कोस कोस कर खत्म कर देना चाहते हैं। ये हताशा उन्हें एक तरह से अंधा बना रही है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई थी बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए की, उस लड़ाई के नियम क्या थे, उस लड़ाई में कौन किन हथियारों के साथ लड़ रहा था और विपक्ष के पास कितने हथियार थे। आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपको कम से कम 10 ऐसे मुद्दे मिलेंगे, 10 ऐसे कारण मिलेंगे जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो कतई नहीं था। चुनाव की किसी भी मुकाबले की पहली शर्त तो यही होती है कि दोनों पक्षों के लिए नियम बराबरी के होंगे, किसी के पक्ष में कानून झुका नहीं होगा, नियम झुके नहीं होंगे और अगर कुश्ती 50 किलो वर्ग में हो रही है तो उसमें दोनों पहलवान 50 किलो वर्ग के होंगे। ये नहीं होगा कि एक 60 किलो वर्ग का पहलवान एक 40 किलो वर्ग के पहलवान से लड़ रहा होगा। तो ये एक ज़रूरी होता है और भारतीय लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में होना चाहिए कि दोनों पक्षों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और ये जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है उसको सुनिश्चित करना होता है कि जो भी मुकाबला हो रहा है उसमें कोई गैर कानूनी तरीके ना अपनाए जाएं, जो चुनाव आचार संहिता है उसका उल्लंघन ना किया जाए, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग ना किया जाए। लेकिन बिहार के चुनाव में डे 1 से आप क्या देख रहे थे? क्या वो विपक्ष के साथ था? क्या विपक्ष लेवल प्लेइंग फील्ड पर था? उसके पास वो साधन संसाधन थे जो सत्तारूढ़ दल के पास थे? ये चुनाव आखिरकार एनडीए ने जीता कैसे? ये चुनाव मोदी और नीतीश कुमार ने जीता कैसे? इस पर जोर देना चाहिए। वो विश्लेषण जो गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं
बाकी चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक को लुभा लिया या कुछ दूसरे और तरीके आजमाकर चुनाव जीत लिया और उसको सही बता देना क्या उचित है? आप लेवल प्लेइंग फील्ड की देखने की बात करेंगे तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे कि चुनाव के नियम क्या थे। एक एसआईआर होता है, फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जाती है, वो जो वैध मतदाता हैं उनके नाम काटे जाते हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं आनन फानन में, और यहाँ तक कि जो मतदाता सूची घोषित की जाती है और जिसके आधार पर वोट होते हैं बाद में, उसी में 3 लाख से ज़्यादा, 3.25 लाख वोटों का फर्क आ जाता है। तो चुनाव आयोग की भूमिका देखिए आप, वो सत्तारूढ़ गठबंधन को मदद करने के लिए सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा था। वो विपक्ष के साथ नहीं था, कमजोर के साथ नहीं था। सत्ता पे जो काबिज होता है उसके पास तो तमाम सरकारी मशीनरी होती है, फंड होते हैं, लेकिन विपक्ष के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो बिहार में एसआईआर एक बहुत बड़ा हथियार था, यानी अंपायर ही सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ था, विपक्ष के खिलाफ था। अब जब अंपायर ही ऐसा होगा तो जाहिर है कि चुनाव जीतना आपके लिए लगभग असंभव हो जाएगा। उसके गलत फैसले आपके खिलाफ जाएंगे और आप मैच हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं को, जीविका दीदियों को पैसे दिए गए, उनकी किस्तें दी गईं, वो चुनाव के दौरान भी दी गई और चुनाव आयोग खामोश रहा। ये सरासर रिश्वत देने जैसी बात थी, और ये रिश्वत क्या विपक्ष देने की स्थिति में था? विपक्ष तो केवल घोषणा कर सकता था कि हम सत्ता में आए तो ऐसा करेंगे, और वो उसने की। लेकिन यहां तो सत्तारूढ़ गठबंधन बाकायदा पैसे बांट रहा था। उसके 6 महीने पहले से लगातार घोषणाएं कर रहा था। जो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें 3 गुना की वृद्धि कर दी थी। तो आप सत्ता में रहते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं और आप उसका फायदा उठा रहे होते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देता है, और विपक्ष यहां भी कमजोर स्थिति में था। और आगे आइए, जिस तरह का कम्युनल वातावरण बनाया गया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हथकंडे आजमाए गए, वो क्या था? क्या वो चुनाव के नियमों के अनुकूल था? अगर इस तरह की राजनीति, चुनावी राजनीति होगी और विपक्षी दल अपने तमाम नैतिक मानदंडों के आधार पर बिना कुछ ऐसा किए कोई उन्माद फैलाए, कोई नफरत फैलाए, कोई हिंसा किए चुनाव लड़ रहा हो, तो उसकी तारीफ की जाएगी या उसकी आलोचना की जाएगी? क्या आप चाहते हैं, मैं उन आलोचकों से पूछ रहा हूं, कि क्या विपक्ष भी वही सब करता जो सत्तारूढ़ गठबंधन ने किया? मतलब बहुत सारी चीजें तो वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन क्या उस घटिया राजनीति को वो भी करता? क्या विपक्ष के पास हजारों करोड़ रुपए थे अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए देने के लिए? मुझे निजी तौर पर यह जानकारी मिली है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां तक कि जेडीयू के कैंडिडेट्स को भी करोड़ों रुपए दिए गए चुनाव लड़ने के लिए। ये सब हुआ, और ये करोड़ों रुपए अडानी अंबानी ही दे सकते हैं, जो कि विपक्ष के साथ तो है नहीं। ऐसी सूरत में वो क्या करेगा?
ये तो चुनाव अब पैसे का खेल हो गया है। जिसके पास पैसा होगा वो ज़्यादा पैसा बांटेगा, और हमारे देश की जनता अनपढ़ है, लोकतंत्र का मतलब नहीं समझती है, वोट की कीमत नहीं समझती है, और वो ये भी जानती है कि ये राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हैं, तो जो मिलता है वो ले लेते हैं, उसके आधार पर वोट भी दे देते हैं। ये सब हुआ। पूरे सब सारे पत्रकार, सारे मीडिया, सारे बुद्धिजीवी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इसी चुनाव के बीच में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स को, जिन्हें नॉमिनेशन फाइल करना था, अमित शाह अपने साथ पूरे दिन भर रखे रहे और उसे नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया गया। प्रशांत किशोर के कई कैंडिडेट को धमकियां देकर या समझा बुझाकर या लालच देकर चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। ये सब हुआ। इसी चुनाव में शायद प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पर या बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ रहे थे, और उधर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी यही धारणा है कि वो भी पूरे सीमांचल में उन्होंने जिस तरह से बीजेपी पर अटैक करने के बजाय महागठबंधन पर हमले किए, महागठबंधन के दलों पर, कैंडिडेट पर हमले किए, वो बताता है कि वो भी बीजेपी की बी टीम की तरह वहाँ खेल रहे थे, मुसलमानों को दूसरे तरह से पोलराइज कर रहे थे, और उसके जवाब में रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा था, और जिसमें महागठबंधन को ज़बरदस्त झटका लगा। तो ये सब कारण हैं जिन पर सोचना चाहिए कि किन वजहों से महागठबंधन नाकाम रहा है, और क्या महागठबंधन से आप ये अपेक्षा रखते हैं या इंडिया के घटकों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो भी उसी तरह से चुनाव लड़े, दंड फंद करे, और अगर चाह भी ले तो क्या वो कर सकता है? अगर जो चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने चुनाव के दौरान कहीं, अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसा करता तो क्या चुनाव आयोग उसे बख्श देता? जितनी छूट वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं को देता है, क्या वो विपक्ष के नेताओं को देता है? क्या विपक्ष के नेता, विपक्षी गठबंधन की पार्टियां इतना धन इकट्ठा करके चुनाव में लगा सकती हैं? अगर वो धन इकट्ठा भी कर लें तो क्या लगा सकती हैं? क्योंकि तब ईडी और सारी एजेंसियां आ जाएंगी, छापामारी करने लगेंगी, तो विपक्ष से तो पैसा जब्त कर लिया जाता है। आप याद होगा आपको कि ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया था, और कैसे बीएसपी और एसपी का जो पूरा पैसा था वो ज़ीरो हो गया था, और वो चुनाव ठीक से लड़ ही नहीं पाए थे, और बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया था। और बीजेपी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे ये हो रहा है। एक घुसपैठिया नहीं मिला पूरे बिहार में, और पूरे बिहार इलेक्शन के दौरान मोदी, शाह, उनकी पार्टी घुसपैठिया करती रही, और चुनाव आयोग भी उसके साथ मिलकर सुर में सुर मिलाता रहा। उसका आतंक खड़ा किया गया और पोलराइजेशन किया गया। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये लड़ाई दिया और तूफान की थी। इसमें आपको तय करना है कि आप दिया के साथ हैं या तूफान के साथ। बेशक विपक्षी दलों से भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, राहुल गांधी से भी, तेजस्वी यादव से भी, महागठबंधन के जो घटक हैं उनसे भी हुई होंगी, और उसको पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है, किया जाना चाहिए। विपक्ष की भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना होनी चाहिए या भत्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या आप विपक्ष को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं,
जनता की नज़रों में उसे और गिरा देना चाहते हैं, उसके नेताओं को गिरा देना चाहते हैं, उन्हें गैर जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, उन्हें नाकाबिल नाकारा साबित करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर लोकतंत्र का भला कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करके आप सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी दलों को मजबूत कर रहे हैं, जो पहले से बहुत मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जिनके पास सारी सत्ता केंद्रित हो गई है, चाहे वो धन सत्ता हो, मीडिया सत्ता हो, चुनाव आयोग की सत्ता हो, सरकारी मशीनरी की सत्ता हो, अडानी अंबानी की सत्ता हो, सारी सत्ताएं उसमें समाई हुई हैं। उससे, उस महाकाय, विशालकाय, भीमकाय सत्ता से अगर ये विपक्ष लड़ रहा है तो उसका मजाक बनाया जाना चाहिए, उसका उपहास होना चाहिए, उसको इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए कि वो और कमज़ोर हो जाए। ये और कुछ नहीं है। आप अपनी खीज निकाल रहे हैं, आप अपनी हताशा व्यक्त कर रहे हैं और इसमें आपका कुछ जाना नहीं है, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आलोचना करते समय समझें कि आपकी आलोचना से लोकतंत्र को, राजनीति को नुकसान तो नहीं हो रहा है। आप सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर विपक्ष के बारे में नकारात्मक धारणाएं स्थापित करेंगे, विपक्ष के नेताओं को विफल बताएंगे और दूसरों को महिमा मंडित करेंगे कि मोदी शाह ने ये किया, जो दंद फंद तिकड़मे की उनकी तारीफ करेंगे, गोदी मीडिया की तरह बार बार कहेंगे कि महिला कार्ड चल गया और उसकी तारीफ करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये महिला कार्ड चलाना कितना चुनाव के नियमों के हिसाब से उल्लंघन करने वाला था। तो ये सोचने की बात है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसका असर क्या होने वाला है, उसका एंड रिजल्ट क्या है। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों को समझना जो लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।